इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी कवरेज। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने दशकों पहले इस देश के तंत्र को ललकारते हुए लिखा था, सदियों की ठंडी बुझी राख में सुगबुगाहट जागी है, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। दोस्तों, जब इस देश की सड़क पर, जंतर मंतर पर और इंटरनेट की गलियों में लाखों युवा अपने हक के लिए एक साथ आवाज बुलंद करते हैं, तो दिनकर जी की ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं रह जाती, वो एक चेतावनी बन जाती हैं। नीट विवाद ने यह साबित कर दिया है कि जब मेहनत पर धांधली का हथौड़ा चलता है तो इस देश की जनजी पीढ़ी चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरों का बदलना काफी है? क्या मंत्री का इस्तीफा या अधिकारियों का जाना हमारे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित कर देगा? जवाब है नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब हमारा परीक्षा तंत्र इतना अभेद्य बनेगा कि कोई भ्रष्ट इंसान उसे छूने की हिम्मत भी ना कर सके। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता के पास नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ उठते हैं। 25 जुलाई 2026 की यह तारीख देश के राजनीतिक और शैक्षणिक इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में दर्ज हो चुकी है। महीनों से सुलगती नीट परीक्षा धांधली की आग, देश भर के लाखों छात्रों का रोष और जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने में गूंजती न्याय की मांग। आखिरकार इस जन दबाव के आगे सत्ता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, छात्रों का भविष्य और उनका भरोसा देश के किसी भी पद से ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक इस्तीफे से लाखों युवाओं के आंसुओं का हिसाब हो गया? क्या यह महज एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है या भारत की परीक्षा प्रणाली को बदलने की वास्तविक शुरुआत? इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि इस सिर्फ पारंपरिक मीडिया ने नहीं, बल्कि इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने घर घर पहुंचाया। वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और विश्लेषक अभिजीत दीपके ने इस इस्तीफे पर तीखा प्रहार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह इस्तीफा किसी एक नेता की हार नहीं, बल्कि इस देश की जनजी पीढ़ी के अटूट धैर्य और निरंतर संघर्ष की जीत है। जब सिस्टम सो जाता है तो सड़कों पर उतरी युवा पीढ़ी ही उसे जगाती है। लेकिन याद रखिए, हमारा मकसद चेहरा बदलना नहीं, उस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है जिसने लाखों होनहार बच्चों के सपनों का सौदा किया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस जवाबदेही तय होने की पहली सीढ़ी है। अभिजीत दीपके का यह बयान उस पूरी सोच को दर्शाता है जो आज की युवा पीढ़ी के दिल में धड़क रही है। यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी के खिलाफ थी। इस्तीफा हो गया, लेकिन अब आगे क्या? पहली चीज पर अगर ध्यान दिया जाए तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पुनर्गठन। एनटीए की विश्वसनीयता अब शून्य के करीब पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब इस एजेंसी के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह भंग करके एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड बॉडी के तहत पुनर्गठित करने की तैयारी है। दूसरी सीजेपी यानी सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और नागरिक संगठनों का रुख। सीजेपी और विभिन्न कानूनी संगठनों का मानना है कि केवल प्रशासनिक फेरबदल काफी नहीं है। अब न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की जा रही है कि पिछले 5 सालों में आयोजित हुई सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। पेपर लीक विरोधी कड़ा कानून केवल कागजों पर न रहे, बल्कि इसमें त्वरित सुनवाई का प्रावधान हो। अगर तीसरे पॉइंट पर ध्यान दिया जाए तो वो है नई परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा। केंद्र सरकार अब हाई टेक एनक्रिप्टेड डिजिटल एग्जाम मॉडल पर विचार कर रही है, जहां प्रिंटिंग प्रेस या भौतिक रूप से पेपर ले जाने की
गुंजाइश ही खत्म हो जाए। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल यह है कि देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। सरकार इस समय प्रचंड दबाव में है। सूत्रों की माने तो नए शिक्षा मंत्री का चयन केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता और स्वच्छ छवि के आधार पर होगा। अस्थायी प्रभार फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की देखरेख में किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जैसे अश्विनी वैष्णव या धर्मेंद्र प्रधान के वरिष्ठ सहयोगी को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की संभावना है। अगर अस्थायी चेहरे की बात की जाए तो चर्चा यह भी है कि किसी ऐसे प्रशासनिक अनुभव वाले नेता या पूर्व नौकरशाह राजनीतिज्ञ को यह कमान सौंपी जा सकती है, जो छात्रों और अभिभावकों में खोया हुआ विश्वास वापस बहाल कर सके। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय लोकतंत्र को एक नया आईना दिखाया है। इससे 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहला, जेनजी का डिजिटल और अनुशासित लोकतंत्र। अक्सर जिस जेनजी पीढ़ी को रील्स बनाने वाली पीढ़ी कहकर खारिज कर दिया जाता था, उसने साबित कर दिया कि जब उनके अधिकारों पर चोट होगी तो वे शांतिपूर्ण, अनुशासित और तार्किक तरीके से सत्ता को घुटनों पर ला सकते हैं। बिना किसी हिंसा के, सिर्फ तथ्यों और एकजुटता के दम पर यह लड़ाई लड़ी गई। दूसरा, नैतिक जिम्मेदारी की वापसी। पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति से नैतिक जिम्मेदारी शब्द गायब सा हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में रेल दुर्घटना पर इस्तीफा हुआ करते थे। आज इस इस्तीफे ने यह साबित किया कि जनता का दबाव अगर मजबूत हो तो नेताओं को जवाबदेह बनना ही पड़ेगा। तीसरा, संस्थानों की स्वतंत्रता का सबक। यह घटना बताती है कि अगर हम अपनी शैक्षणिक और संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्त नहीं रखेंगे और उनमें भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार पनपने देंगे तो उसका खामियाजा देश के भविष्य यानी हमारे युवाओं को भुगतना पड़ेगा। इस्तीफा एक शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। आज देश का युवा जीत के जश्न में डूबा नहीं है, बल्कि वह सतर्क है। वह देखना चाहता है कि आने वाले कल में उसकी मेहनत पर किसी भ्रष्ट तंत्र का डाका न पड़े। यह इस्तीफा किसी एक नेता का जाना नहीं, बल्कि इस देश के लोकतंत्र की जीत है। यह संदेश है हर उस शख्स के लिए जो कुर्सी पर बैठकर जनता के सपनों को भूल जाता है। आज की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर। जय हिंद।